हाँ सर, प्रोग्रेस है। हम्म। अब स्क्रीन शेयर करता हूँ तो अब हो हम्म। जाए। हम्म। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड टुडे वी मॉर्निंग आर सर। गोइंग टू डिस्कस introductory part of anatomy and physiology. In previous lectures, we have seen what is anatomy, what is physiology. Anatomy means study of structure, and physiology means functioning, study of functioning of structure. हमारी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना, उनकी फिजियोलॉजी कैसी है और एनाटॉमी कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो काम कैसे करते हैं। हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, लिवर कैसे काम करता है ना, और हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। इनकी स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। लेकिन ब्रेन में किस टाइप के सेल से टिश्यू है, हार्ट में किस टाइप के मसल से टिश्यू है, सेल है, उसके यदि हम स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है। हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसलिए पढ़ते समझते हैं क्योंकि हम ये जान पाए कि दवाइयां बॉडी पे काम कैसे करती हैं। ठीक है। किसी को हाइपरटेंशन है, हमने उसको दवाई दी, उसका हाइपरटेंशन कम हो गया, उसका बीपी नॉर्मल रेंज में आ गया, तो वो कैसे आ गया? दवाई ने बॉडी में जाके ऐसा क्या चेंज किया कि हमारी डिजीज, हमारा डिसऑर्डर सॉल्व हो गया। तो इसको समझने के लिए हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है ना। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो फार्मासिस्ट होता है वो मेडिसिन का एक्सपर्ट होता है, लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, ताकि आप हर चीज को अच्छे से समझ पाओ। बाकी ये हमारा फार्मेसी का कोर सब्जेक्ट नहीं है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो आपने 9th 10th 11th 12th में भी पढ़ा होगा, टिश्यू पढ़ा होगा, सेल पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, है ना। उसमें एक बॉटनी और जूलॉजी दो पार्ट आते हैं। तो आपने जूलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें आपने सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में जितने 10 सिस्टम्स है सब आपने पढ़ रखे हैं पहले से, है ना। तो उसी को जस्ट हम इस पे रिवाइज करेंगे ताकि हमारे फार्मेसी में आगे जब हम फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ें, जो जो कि हमारे फार्मेसी के कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको समझने में हमें हेल्प मिल जाए। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। आपके मैसेज चेक कर लेता हूँ। जी सर, आ रही है। सर मेरे को ओके, ठीक है। ओके सर। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। इसमें आता है, आपने मैंने आपको बताया था ग्रॉस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर्स जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, है ना। तो इनकी यदि हम स्टडी करते हैं तो हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है। किसी किसी बुक्स में माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी अलग बताया है और ग्रॉस एनाटॉमी अलग बताया है। माइक्रोस्कोप की जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी ऑर्गन के टिश्यू और सेल की स्टडी करना चाहें, तो वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हमें नेकेड आई से नहीं नजर आते, तो हमें उसको माइक्रोस्कोप से देखना होता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके बड़ा करके देख सकते हैं, है ना। जैसे हम नॉर्मली हम दही में हमको लैक्टोबैसिलस नहीं नजर आता है ना। दूध से दही कौन कन्वर्ट करता है? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया में नेकेड आई से नहीं नजर आता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन हम दही की यदि स्लाइड बनाएं और उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें वो बैक्टीरिया नजर आने लगता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी नेकेड आई नहीं देख पाती, तो उस केस में हमें उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और एक आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज्यादा होती है ना, जिसकी सहायता से हम बहुत जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है ना, उनको हम देख पाते हैं और उनकी स्टडी कर पाते हैं। उनकी स्टडी भी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं, तो उनको मारने के लिए उनको समझना जरूरी है। हम दुश्मन को तभी हरा पाएंगे जब हम दुश्मन को समझेंगे कि वो किस प्रकार का है, तो हम उसी हिसाब से टूल्स यूज करेंगे, है ना। तो हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में माइक्रोस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये हमें इसका प्रैक्टिकल भी करना होता है। इसका प्रैक्टिकल भी है कि माइक्रोस्कोप की स्टडी कीजिए, स्लाइड बनाइए, टिश्यू और सेल्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए माइक्रोस्कोप में। तो ये आपको एक प्रैक्टिकल भी है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर्स लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, इट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है। एक होती है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी मतलब पर्टिकुलर हम किसी रीजन के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमारा एक रीजन है, थोरैसिक रीजन है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्रेनियल कैविटी है जिसमें ब्रेन है, थोरैसिक कैविटी है जिसमें लंग्स आता
है ना। जीआई ट्रैक की कैविटी है जिसमें हमारा स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है। पेल्विस कैविटी है जिसमें हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स आते हैं, यूट्रस हुआ, फेलोपियन ट्यूब हुआ, है ना। और मेल्स में यदि बात करें तो जैसे टेस्टिकल्स हैं, पेनिस है ना। अंदर वासा डक्ट है जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो ये सब पेल्विक पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स हैं। तो एक रीजनल एनाटॉमी होती है कि पर्टिकुलर किसी बॉडी के रीजन की आप वहां के स्ट्रक्चर्स की आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। सिस्टेमिक एनाटॉमी, है ना। सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या, सिस्टेमिक जो वर्ड है वो क्या होता है, सिस्टेमिक मतलब ब्लड होता है, ठीक है। तो यदि हम ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टडी करें, ब्लड में क्या होता है, आरबीसीएस होता है, डब्ल्यूबीसीएस होता है, प्लेटलेट होता है। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, आवाज नहीं आ रही होगी, है ना। आवाज आ जाएगी अभी आपको, रुक जाओ थोड़ी देर, है ना, थोड़ी देर रुक जाओ। ऑडियो रह गया सर आपका? सर पीपीटी तो क्लियर, ऑडियो नहीं आ रहा सर, सर वीडियो आपका भी म्यूटेड है, कुछ नहीं। कॉल अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, अब वॉइस क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। सरफेस एनाटॉमी में एक होता है हमारे विसरल ऑर्गन्स जो सर हमारी बॉडी सिस्टम के अंदर सर है। सिस्टम क्या? सर प्लीज सिस्टम एक्सप्लेन कर दीजिए सर, उस टाइम पर वॉइस और वीडियो दोनों ब्रेक हो गया था। अच्छा अच्छा। सिस्टेमिक एनाटॉमी मतलब सिस्टम होता है, सिस्टेमिक मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है और हर ऑर्गन के सेल तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। क्योंकि हमारी बॉडी विदाउट एनर्जी सरवाइव नहीं कर सकती। जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में ऑपरेट हो रहे हैं उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी हमें रिसीव होती है ऑक्सीडेशन से। और ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आता है इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन अराउंड 21% है। तो नाइट्रोजन को तो हम लोग यूज करते नहीं है, उसको यूज करते हैं पेड़ पौधे, है ना। जिनकी दाल के जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके उससे प्रोटीन बना लेते हैं, और वो प्रोटीन के लिए हम पौधों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स जब ब्रीदिंग करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। और वो जितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसमें से वो 4% जब एल्वियोलाई से ट्रांसफर होकर ब्लड में जाता है, तो वो ब्लड जब हार्ट में पहुंचता है तो हार्ट उसको पंपिंग के थ्रू पूरी बॉडी में घुमा देता है, और बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का काम करता है, ग्लूकोज को सप्लाई करने का काम करता है। और सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एटीपी के फॉर्म में सेव रहती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो 38 एटीपी बनते हैं, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं। ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस, प्लेटलेट्स। इंडिविजुअली सभी कंपोनेंट्स के अपने फंक्शन होते हैं। आरबीसीएस का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करके हर टिश्यू तक, सेल तक लेके जाना। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट, ठीक है।
और WBCS इम्यूनिटी का एक पार्ट है, एक इम्यून सेल है जो हमारी बॉडी में फाइटर सेल की तरह काम करता है, और कोई पैथोजन आता है, कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको इरेडिकेट करने में बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टेमिक एनाटॉमी हो गई। ठीक है, और हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया था 10 सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इंटेगुमेट्री सिस्टम। इंटेगुमेट्री सिस्टम में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? स्किन की, हेयर की और नेल्स की। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किसकी स्टडी करते हैं? वेन्स की, आर्टरी की और हार्ट की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल और फीमेल के जेनाइटल्स की स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या काम आता है? जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूसरा सिस्टम आता है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, ब्रेन की स्टडी करते हैं, है ना, स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शंस, इन सब की स्टडी हम नर्वस सिस्टम में करते हैं। सेंस ऑर्गन की स्टडी, है ना, सेंस ऑर्गन का जो सिस्टम है, तो ईयर, नोज, आईज और स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। ये सभी हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमारे सिलेबस में हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो सिस्टमिक एनाटॉमी में स्टडी ऑफ ब्लड्स और ब्लड के कंपोनेंट्स की स्टडी। सरफेस एनाटॉमी में बॉडी का जो अपर सरफेस है ना, उसकी हम स्टडी करते हैं। जैसे हमारे स्किन में होने वाले डिजीज डिसऑर्डर, जैसे एक्जिमा हो गया, सोरायसिस हो गया, है ना, स्किन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो उसकी हम स्किन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, है ना, सबक्यूटेनियस टिश्यू। और स्किन में हमारा सिबेसियस ग्लैंड होता है ना, जो ऑयल सिक्रीट करता है, स्वेटिंग होती है ना, स्किन से टेम्परेचर रेगुलेशन करती है स्क्रीन स्वेटिंग के थ्रू। तो हम स्किन को समझते हैं सरफेस एनाटॉमी में। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में जैसे साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी मींस होता है स्टडी ऑफ सेल, और हिस्टोलॉजी मींस होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर वर्किंग सेल्स। तो सेल का जो ग्रुप होता है, जो कॉम्बिनेशन में सेल काम करते हैं और टिश्यू के फॉर्म में वो काम करते हैं। ठीक है, और उनका सबका काम एक जैसा रहता है और वो मिलके काम करते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है, तो बहुत सारे न्यूरॉन सेल आपस में मिलके काम कर रहे हैं, है ना। जैसे आपका नेफ्रॉन है, किडनी में जो नेफ्रॉन सेल होता है, वो सारे नेफ्रॉन सेल फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, है ना। तो ऐसे हर बॉडी सिस्टम में विशेष प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। जैसे आप एंडोक्राइन सिस्टम की बात करो, तो ग्लैंड में जो सेल्स पाए जाएंगे सब सिक्रीशन का काम कर रहे हैं, सब हार्मोन एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको ब्लड में रिलीज कर रहे हैं। तो हर सिस्टम में विशेष प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं और वो विशेष प्रकार का काम करते हैं। ठीक है, और सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ह्यूमन बॉडी में अराउंड 250 टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं और हर सेल का फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ हु इज डूइंग दिस, ये किसने किया? हेलो, पता नहीं सर, अभी कोर्स किसको बोल सकते हैं सर ये? अब इसकी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। इट्स ओके, है ना। स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी, ठीक है, और स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, और यदि हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं तो हम उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। और टिश्यू और सेल को हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, है ना। हम हार्ट को देख सकते हैं, किडनी को देख सकते हैं, लिवर को देख सकते हैं, ब्रेन को देख सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसको नहीं देख सकते हम। उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू। ओके, here you can see the structure of DNA. We can't see DNA without माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है डीएनए को देखने के लिए। डीएनए बहुत छोटा होता है। डीएनए सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ना। हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है, ठीक है। और यदि मैं एटॉमिक लेवल पे बात करूं तो क्या है? एटम है। एटम से छोटा कुछ है क्या?
एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर एटम बनता है, और ये एटम के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई टेक सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। यदि मैं इसके ऑर्बिट्स की बात करूं तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो पहली इसकी जो ऑर्बिट रहेगी उसमें कितने रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं पहली ऑर्बिट में, याद है किसी को? भूल गए सर सब कुछ। है ना, सोडियम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। यदि वो उसको निकाल दे अपने ऑर्बिट से तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और क्लोरीन को अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, NaCl, है ना। तो ये जो कशिश है, ये जो देने लेने की प्रक्रिया है, ये पूरी प्रकृति के सृजन का कारण है, कोई केमिकल रिएक्शन ही ना हो, है ना। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि बॉडी एटॉमिक लेवल पे भी है और बॉडी सेल के लेवल पे भी है। यदि मैं एटॉमिक लेवल की बात करूं तो बॉडी में कौन से एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, और मिनरल्स भी है हमारी बॉडी में, इनऑर्गेनिक, है ना, जैसे आयोडीन है। तो हमारी बॉडी में मिनरल्स भी प्रेजेंट है और कार्बनिक एटम भी, कार्बनिक मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सब हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। हमारी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है ना। तो हमारी बॉडी में एटॉमिक लेवल पे भी हमारी बॉडी है, और थोड़ा सा ऊपर उठे तो सेलुलर लेवल पे है। तो सेलुलर लेवल पे जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है, ठीक है। और हर बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेल है, स्किन में भी कोई सेल है, जैसे स्किन का एक मेलानोसाइट सेल है। मेलानोसाइट सेल क्या है, मेलानिन सिक्रीट करता है, और वो मेलानिन आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्सेशन को डिसाइड कर रहा है, मतलब एक पिगमेंट रिलीज कर रहा है सेल, है ना। तो हर सेल का अपना फंक्शन है, अपना काम है, और वो बॉडी में कंट्रीब्यूट करता है, बॉडी को ऑपरेट करने में, बॉडी को मेंटेन रखने में, है ना, बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। तो सेल की जो स्टडी है वो साइटोलॉजी कहलाती है, और ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से की जाती है, क्योंकि सेल बहुत ही छोटा होता है, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? यहां पर आप डीएनए सेल देख रहे हो, डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हो, है ना, डबल स्ट्रैंडेड, और यहां पर आप एक मसल सेल देख रहे हो, ये वाला नीचे। ये कौन कर रहा है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा करते हो तो फिर बाकी स्टूडेंट को विजिबल नहीं हो पाती ना चीजें। पोको 4 प्रो 5G किसका, इसने किया सर ये तो? किसका है भाई प्रो 5G? अब तो सब म्यूट है तो बोल भी नहीं पाएंगे। सर आप चलो म्यूट की ठीक है, तरह वो अब नहीं नहीं कर करो, देंगे है ना ना, सर? बहुत हो गया। आप स्नैपशॉट लेके करना आराम से बैठ के, बाद में स्नैपशॉट ले सकते हो ना, आप स्नैपशॉट ले लिया करो और हाँ उसको अपने बिल्कुल ले सकते मोबाइल में हैं। सेव कर लिया करो, एक फोल्डर बना लो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नाम से, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके स्नैपशॉट लेके उसको आप थोड़ा सा क्रॉप करके सेट करके अपने मोबाइल में सेव कर लो, और आप फ्री टाइम में इससे बिल्कुल नोट्स बना लीजिएगा, है ना। सही पढ़ाते हो सर आप इससे। ये देखो, ये वाले इमेज में आप देख रहे हो स्केलेटल सिस्टम, ये बोन्स आपको अंदर नजर आ रही है, केज, पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर, इसके अंदर ही हमारा हार्ट और लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि वो पिचके नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो हार्ट और आर्टरी और वेन से कनेक्टेड है हार्ट, ठीक है, और ये जो आजू बाजू जो दो दिख रहे हैं ये लंग्स हैं, ठीक है, ये दोनों लंग्स है, और यहाँ पर सेंटर में लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुआ हार्ट है, और हार्ट ये कनेक्टेड है रेड ब्लू और रेड लाइनों से कनेक्टेड है। ये लाइनें एक्चुअली क्या है, आर्टरी और वेन्स होती हैं, और इसको रेड और ब्लू से इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ मिक्स होती है, लंग्स की एल्वियोलाई में, डिफ्यूजन के थ्रू होती है, और डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, मतलब जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। हमारी बॉडी में यदि कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और उसके लिए यदि एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
उसके लिए एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो विदाउट एनर्जी होती है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ड्राइविंग फोर्स से होंगी। जैसे आपने शाम को दूध में मुनक्का डाल दिया, आपने दूध में खुरमा डाल दिया, क्या बोलते हो आप उसको, खुरमा सुबह तक फूल के मोटा हो जाता है। आपने किशमिश डाल दिया, किशमिश फूल जाती है, फूलती है ना, तो उसमें ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोसिस के लिए कोई एनर्जी लगती है क्या? नहीं, वो तो अपने आप ही सॉल्यूट ट्रांसफर होते हैं और वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर चले जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप ये वाली इमेज में देख सकते हो स्टमक, है ना, ये लिवर है, ठीक है, स्प्लिन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये मैं आपको जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पढ़ाऊंगा तब मैं डीपली बताऊंगा, अभी जस्ट सुपरफिशियली देख लो, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मसल्स हैं, है ना, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, और ये आपके नेक मसल्स। तो बॉडी में क्या क्या होता है, मसल्स होता है, बोन होता है, हार्ट, किडनी, ये सब बॉडी के ऑर्गन्स हैं। और बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और यदि आपसे कोई पूछे कि बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो लिवर। और कोई आपसे पूछे कि भाई सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर किस ऑर्गन में होती है, तो किस में होती है? लिवर में होती है, प्रोडक्शन में, है ना। और ऐसा कौन सा सेल है बॉडी का जो डिवाइड नहीं होता? तो न्यूरॉन सेल है, क्योंकि न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होता है। इसलिए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। किसी के सर में यदि चोट लग गई और उसके यदि न्यूरॉन सेल डैमेज हो गए ब्रेन के, तो क्या वो वापस रिकवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का जो जाता न्यूरॉन है। सेल है वो डिवाइड नहीं होता है, और चूंकि डिवाइड नहीं होता है तो उसमें कभी कैंसर भी नहीं होता है। कोई आपसे कभी पूछे कि भाई बॉडी का ऐसा कौन सा सेल है जिसमें कैंसर नहीं हो सकता, तो वो कौन सा है? न्यूरॉन सेल है, ठीक है। और आप याद रखना, न्यूरॉन सेल हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल है, ठीक है। और फीमेल की बॉडी में सबसे बड़ा सेल होता है उसका अंडा, जो ओवरी में बनता है, ओवा जिसको हम बोलते हैं, oogenesis के थ्रू, ठीक है। ओवरी होती है फीमेल में, पेयर्स में 2 होती हैं, और ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनाती है और ओवा भी तैयार करती है, ठीक है। जैसे मेल्स में क्या है, टेस्टिकल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म सेल बनता है ना। और ह्यूमन बॉडी में, मेल की बॉडी में सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म सेल। और स्पर्म सेल यदि किसी आदमी में ना रहे तो वो इनफर्टाइल हो जाएगा, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। और इस समस्या को क्या बोलते हैं हम? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के साथ इसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है, एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ये सब मैं आपको डीपली जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। चलिए, लाइट भी आ गई, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बनता है स्पर्म सेल, और स्पर्म सेल मेल बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है, सबसे छोटा सेल होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। जितनी भी नवरत्न कंपनीज है ना, एयरफोर्स है, आर्मी है, डिफेंस है, सब में फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है ना। एयरफोर्स में भी फार्मासिस्ट की जरूरत है, आर्मी में भी है, नेवी में भी है, भेल, बीएचईएल, है ना। और आपका WCL का एरिया यहाँ बैतूल में जो सारणी के पास में है ना, जो ONGC हुआ, इन सभी जितने भी ये नवरत्न कंपनीज है इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है ना। और उनकी जो एग्जाम्स होती है उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यदि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो आप इजिली, आपको गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है डी फार्मेसी करने के बाद, ठीक है। एग्जाम क्रैक हो जाता सर। हाँ, और दूसरा आपको एग्जिट एग्जाम अभी देना ही देना है, तो उसमें आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपकी थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए और आपको MCQs भी सॉल्व करने में हेल्प मिलनी चाहिए। तो आप MCQ भी सॉल्व किया करो, ठीक है, ताकि आपको एग्जिट एग्जाम क्लियर करने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और वैसे आपसे MCQ एग्जाम में पूछे जाते थे, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आए हैं तो शायद पॉसिबली इस बार नहीं पूछे जाएंगे MCQs, नहीं तो पहले पूछे जाते थे। तो ये पूरी स्लाइड आपको क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। साइटोलॉजी क्या होती है, हिस्टोलॉजी क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है, हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स है उसके नाम हमें पता होने चाहिए, और उन सिस्टम्स के पार्ट्स के हमें नाम पता होने चाहिए। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ये कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है और एनस के ओरिफाइस पे खत्म हो जाता है।
इसका काम होता है डाइजेशन करना। हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम ये नोज से शुरू होता है, नोस्ट्राइल से, और लंग्स की एल्वियोलाई पे खत्म हो जाता है। इसका काम है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से अंदर सप्लाई करना। सांस लेते हो कि नहीं, ब्रीदिंग लेते हो, तो ऑक्सीजन जाती है ना अंदर, और ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में कहाँ से आती है? क्योंकि पेड़ पौधे CO2 यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और वो अपना फूड फूड बनाते हैं, और वो एज ए एक्सक्रीटरी O2 रिलीज करते हैं। इसलिए तो हमें कहते हैं कि भैया पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे तो हमारे आसपास ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन यदि सैचुरेटेड रहेगी तो हम ब्रीदिंग लेंगे तो हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं? और यदि हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या हम बीमार पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। मैं अभी कुछ महीने पहले बैंगलोर गया था, वहां लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदना शुरू कर दिया है। सिलेंडर खरीदते हैं, घर पे रख लेते हैं और उसको थोड़ा सा खोल देते हैं, है ना? तो बढ़िया, उनको अच्छा लगता है, मतलब नहीं तो सफोकेशन जैसा फील होने लगा है आजकल, क्योंकि आसपास पेड़ पौधे हैं नहीं और गाड़ियां बहुत चलती है। आप इमेजिन करो 10 किलोमीटर के डेवलपमेंट एरिया का में गाड़ियां बहुत डेवलपमेंट। ज्यादा चल रही है और वहां पेड़ पौधा एक भी नहीं है, वहां कितना पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, है ना? अभी मैं दिल्ली गया था तो डेवलपमेंट हो मैंने रहा है देखा सर। वहां ऊपर तारे नहीं दिखते हैं, है ना? और आपने ग्रीन ट्रिब्यूनल का नाम सुना होगा, ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जो कि इन्वायरमेंट को यदि कोई पॉल्यूटेड करेगा तो उसके प्रति एक्शन लिया जा सकता है। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि भैया दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो इसको कंट्रोल किया जाए, है ना? तो कुछ ऐसी मेट्रो सिटीज है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो ये पॉल्यूशन भी क्या है, ये हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक से अंदर आ जाता है पॉल्यूशन, क्योंकि हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हम कनेक्टेड है इन्वायरमेंट से, और जैसे ही हमने इनहेल किया और पॉल्यूटेड एयर है तो वो पॉल्यूशन हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करेगा। तो क्या हमको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या हमको COPD जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल होगी, है ना? अरे सर एक मिनट सर सर। हाँ जी। सर ये SD भाई को बोल दीजिए ना, म्यूट कर दे कॉल। कौन? SD? SD सर। हाँ, इनको मैं म्यूट कर सकता हूँ क्या? सर आपने किया था ना स्टार्टिंग में। हो गया किया सर, था तो म्यूट हो उनने गया। शायद अनम्यूट कर लिया होगा। अब आवाज नहीं आ रही सर ना? हो गया अभी। हाँ, हो थोड़ा गया। प्रॉब्लम हो गया था, वो पता नहीं कैसे। हाँ, इट्स ओके, है ना? आप लोग सभी बहुत समझदार हो, मेच्योर्ड हो, थोड़ा सा ध्यान रखो तो अच्छे से अपनी क्लासेस होंगी, है ना? अभी 2-4 दिन होता है इनिशियली, मुझे पता है, फिर धीरे धीरे हेलो। आप भी थोड़ा हिबिचुअलाइज हो जाओगे, ऑपरेटिंग सीख जाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? इससे क्या है बेटा, लिंक टूटता है और लिंक बनने में बहुत टाइम लगता है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो ये स्लाइड आपको होपफुली हेलो। समझ में आ गया है, आप इसका स्नैपशॉट ले लो, और ये जिस भी महानुभाव, कौन है ये महोदय जी, भगवान जाने, जिन्होंने ये PPT पे कर रखा है ना, इसको हटाऊं कैसे मैं अब? सर कोई नहीं, आगे नेक्स्ट कर दीजिए सर। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आके फिर इसी पे वापस आ जाता हूँ, है ना? सही हो जाएगा। तो भी आएगा सर वो। ये परमानेंट हो गया क्या? ये देखिए सर। चलो सर एक ठीक व्हाइट है, बोर्ड में जाके सर। व्हाइट बोर्ड में जाना पड़ेगा अब। चलो, वैसे दिख तो एक्चुअली रहा है अभी, है ना? कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर उसकी इसको अपन हटाते हैं। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये किसने किया है मुझे बताओ जरा, उससे मैं बात करता हूँ। सर आप बड़े सिंपैथी टाइप बोलते हो ना, तो स्टूडेंट सर फायदा उठा रहे हैं आपका। नहीं, अरे यार देखो, जो मैं यदि तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा तो तुम यार सीख नहीं पाओगे फिर उतने अच्छे से, है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब करने मेच्योर्ड हो, वाला कोई लेफ्ट बच्चे कर तो हो गया नहीं सर। यार स्कूल के कि मैं तुमको डरा के रखूं, है ना? तो ऐसा मेरा स्वभाव शुरू से ही नहीं है, तो ये करने वाला मत लेफ्ट किया कर गया करो, सर। है ना? अब वैसे तो अभी ऐसा है कि मैं फिर कॉलेज वालों से बात करूंगा, जो ज्यादा डिस्टर्ब करेगा उसको फिर मैं बाहर कर दूंगा सीधे, है ना? ऐसा यदि आगे भी करोगे तो। अभी मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग को थोड़ा ऑपरेटिंग नहीं आती है तो आपसे भूल चूक से गलती से हो जाता है, तो इसलिए मैं इस चीज को कंसीडर करके सॉफ्ट कॉर्नर आपके प्रति रखता हूँ। पर मुझे जिस दिन पता चलेगा कि आप इंटेंशनली ये सब जानबूझ के कर रहे हो तो फिर ये सही नहीं है ना? नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंट मतलब विकास, ग्रोथ, किसी चीज का विकास होना, आगे बढ़ना उसका। तो हम भी तो जब पैदा हुए से छोटे से थे, 1.5-2 किलो के, आज देखो सब भारी भरकम हो गए हो, है ना?
तो ये ग्रोथ डेवलपमेंट से ही तो हुआ है, हमारा देश का भी डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो ये जो डेवलपमेंट है ये कहाँ से शुरू होता है? ये डेवलपमेंट वहां से शुरू होता है जब स्पर्म और ओवा सेल का मिलन होता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जिसमें स्पर्म और ओवा सेल डिफ्यूज हो जाते हैं और वो आगे चल के जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना। जब इंटरकोर्स होता है तो इंटरकोर्स में मेल और फीमेल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, जब पेनिस के द्वारा स्पर्म सेल को वेजिना की कैविटी में रिलीज कर दिया जाता है तो स्पर्म सेल में मूवमेंट होता है, ठीक है। स्पर्म सेल मोटाइल होता है, ठीक है। और यदि कोई स्पर्म सेल मोटाइल नहीं है तो वो आदमी इनफर्टाइल हो जाता है, बांझ हो जाता है वो आदमी। बांझपन औरत में भी रहता है और आदमी में भी रहता है, इसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और इनफर्टिलिटी में क्या होता है, स्पर्म सेल में या तो उसकी मॉर्फोलॉजी सही नहीं रहेगी, आपने स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, हनुमान जी के गदा जैसा रहता है, ठीक है, वैसा स्ट्रक्चर रहता है स्पर्म सेल का। और जब वो वेजिना की कैविटी में मूव करता है ऊपर की तरफ, है ना, और ओवा को डिफ्यूज करता है तभी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और यदि उसमें मूवमेंट नहीं रहेगा तो वो लचला पड़ा रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। उसको तो यात्रा करनी है ना, ऊपर की तरफ जाना है फेलोपियन ट्यूब में, और फिर वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल की जो यूट्रस है, बच्चादानी जिसको हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में बच्चादानी, बच्चादानी में वो इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है वो, और फिर बच्चादानी से वो न्यूट्रिशन लेने लगता है, ठीक है। और फिर वो न्यूट्रिशन लेके धीरे धीरे उसका विकास शुरू होता है ना, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, फिर पूरा बेबी डेवलप होता है 9 महीने में। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर रहते हैं, 3, 3 और 3, मतलब 9 महीने। 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है। और फीमेल के पेट में वो बच्चा जब डेवलप होता है तो उसको प्लेसेंटा से पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, और वो कैल्शियम सारी चीजें फीमेल को ज्यादा लेनी पड़ती है। आपने देखा होगा प्रेग्नेंट वुमेन को कैल्शियम ज्यादा देते हैं, उसको विटामिन ए दिया जाता है, विटामिन डी दिया जाता है ना, आयरन दिया जाता है, उसको फॉलिक एसिड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसके पेट में बच्चा पल रहा है तो उसको भी तो चाहिए न्यूट्रिशन, और वो कहां से जाएगा? उसी की बॉडी से जाएगा, तो उसकी बॉडी में न्यूट्रिशनल नीड बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी बच्चे में डिफेक्ट ना हो, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन की जान ना जाए, तो उसको ज्यादा न्यूट्रिशन दो, नहीं तो वो कमजोर पड़ जाएगी। हाँ बोलिए। सर आइसोक्सप्रिन जो ड्रग होता है वो किस काम का रहता है सर? कौन सा? आइसोक्सप्रिन, ISXOPRINE। ये देखना पड़ेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया जाता है, BD डोज। ये मेरे को देखना पड़ेगा, जब मैं इस चैप्टर पे आऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। आप लोग अब चूंकि ऑनलाइन क्लास चलती है तो ऐसा कोई नहीं करेगा कि इंसाइक्लोपीडिया और गूगल यूज करके ऐसे कठिन कठिन सवाल पूछेगा, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड नहीं सर, सवाल हो तो आप एक्चुअल पूछ में सकते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि भारत में आते भी नहीं है, और नई नई रिसर्च होती है और नए नए ड्रग लॉन्च होते हैं। नहीं कोई भी ऐसे कठिन ड्रग का जो आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं ये ड्रग आपके सिलेबस में कहाँ पर है बताओ मुझे। सर, सिलेबस में नहीं है एक्चुअल में। ये ड्रग मेरे मैं पास अभी काम सिलेबस की रखा हुआ है, आप सिलेबस खोलो और बताओ ये ड्रग कहाँ है, कौन से सब्जेक्ट में दिया हुआ है, बताओ। सिलेबस में नहीं है। ये ड्रग मैंने सप्लाई किया हुआ है, काम किया हुआ है। हाँ, तो उस टाइम पर मैं ये ड्रग करता था।